नमस्कार। द रिलेटेबल शो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप ही का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान वाज बीइंग शॉट इन पब्लिक। तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से, जिनका नाम है उमेश अग्रवाल जी। आप इनको जानते ही है क्योंकि ये हमारे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है, और फ्यूचर और पास्ट प्रेजेंट तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं उमेश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको रिलेटेबल शो में दोबारा देख के आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू अगेन। आई एम ऑल्सो वेरी मच हैप्पी टू बी हियर ऑन दिस शो। एंड जैसे आपने बोला था, उनको असैसिनेट किया गया था। ही वाज जी। अ शिंजो एबे इज अ ग्लोबल लीडर। ही वाज अ विजनरी। उन्हें मालूम था कि आगे जाके प्रॉब्लम्स क्या होने वाला है। दिस ही हम्म। वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फ्रॉम एग्जैक्टली। 2012 to 2020, and he was briefly elected in 2007 to 2008. And he is the person who has actually enabled Japan to drop its pacifist approach. क्या हुआ था आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब इन नागासाकी एंड हिरोशिमा? यस। यस अमेरिका सर। ने क्या किया था? जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। ओ टेक्निकली गॉड। बोलते हैं कि जापान इज द 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आज जापान की इकोनॉमी जापान इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट कहीं हम्म। पे आपने देखा है कि जापान कहीं पे इंटरफेयर करता है या कुछ होता है? द जापानीज आर टाइड विद यूएस, विद यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्हें एक्चुअली व्हाट दे हैव टू डू इज दे कैन नॉट स्पेंड मोर देन 1% ऑफ द डिफेंस बजट on 1% of the GDP on defense. या When दैट्स द कैप। that's a cap. या। But when this guy Shinzo Abe came in 2012, उन्हें लगा है कि जापानीज जो है बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। और उन्हें समझ में आया है कि चाइना बेलिजरेंट होता जा रहा है। चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं। उनका एक हम्म। आइलैंड है सेंकाकू, जिसके ऊपर दोनों जापान और चाइना दोनों यस। क्लेम कर रहे हैं। रिलेशन हम्म। टेंस हो गए थे 2012 में। तब उनको समझ में आया है कि Japan needs to adopt a proactive policy. हम्म। So now he was advocating rise in the defense expenditure. Japan has all the technology. उनके पास सब चीज की टेक्नोलॉजी है उनको वेपनाइज करने के लिए। उनके जी। दौरान उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना चालू कर दिया है। इंडिया में तो अभी हम 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो सिक्स हाँ, जनरेशन सिक्स बना पे रहे पहुंच गए। अच्छा सर, हैं। या पहले और मैं चाहूंगा कि इसको एक सीरीज में लेके चलते हैं। जैसे कि आपने पास्ट को भी टच किया और आपने बताया कि कैसे मतलब जापान को 51st स्टेट बोला जाता है अमेरिका का। और अगर हम थोड़ा पीछे जाए भी, तो अगर हम अच्छे से देखेंगे हिस्ट्री को, तो हमें ये भी समझ में आएगा कि जब जापान सरेंडर करने जा रहा था, तब यूएस ने क्यों बॉम्ब किया। जब न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई, तब ये भी बोला जा रहा था कि 1942-43 के आसपास कि जापान इज गोइंग टू सरेंडर, बट स्टिल यूएस बॉम्ब्ड देम विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो आई गेस वो एक बहुत बड़ा, उसके बावजूद जो आज जापान का स्टैंड है, वो समझने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि अगर एक ऐसा कंट्री जिसने आपको बॉम्ब किया नॉट इवन 50-60 ईयर्स अगो, उसके साथ आप बिल्कुल भाई भाई बन के रह रहे, तो कहीं ना कहीं वो एक इशू क्रिएट करता है। और जैसा कि आपने शिंजो आबे जी के बारे में भी थोड़ा बताया हमें, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। मोदी जी के साथ भी उनकी बहुत अच्छी क्या फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, तो फ्रेंडशिप उनकी बहुत अच्छी रही थी। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जो असैसिनेशन हुआ है, वो आप उसको किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इन द सेंस कि क्योंकि अगर जिस बंदे की अगर हम बात करें जिसको उन्होंने पकड़ा है, तो वो तो ये बोल रहा है कि भाई मैंने तो इसलिए मार दिया, वो मेरे पर्सनल रीजन थे। मेरी मम्मी पैसा देती थी, मेरी माँ पैसा देती थी जिस ऑर्गेनाइजेशन को, वो इनसे जुड़े हुए थे, तो मैंने किल कर दिया। अब ये सोच के ही मुझे लगता है कि बड़ा बेकार मतलब बेतुका सा है। तो इस पे सर आप लाइट डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो असैसिन है जिसने उनको मारा था, he had killed Shinzo Abe with a customized weapon. उन्होंने कैमरा में 3D प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू वो बनाया था। दिस इज हम्म। प्रेसिशन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये ऐसे ही किसी को मिलती नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। सेकेंड, अगर आप देखा जाए, अगर शिंजो एबे चाहते थे कि जापान की इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट हम्म। पॉलिसी वो ऐसा है कि दे डोंट वांट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एनीमोर। उन जापान चाहता था कि दे मेंट द टाइज विद द रशिया।
जब से शिंजो एबे 2012 में आए थे, he met Putin 27 times. He wanted to bury the hatchet of the Hokkaido Islands. Hokkaido Islands एक डिस्प्यूट है रशिया और जापान Yes. के बीच में, एंड शिंजो एबे वाज ट्राइंग सर अगर आप ये टू थोड़ा डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें कि ये जो रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट किस बात पे है। मैं वही बता रहा हूँ। जापान जी। वाज द फर्स्ट, अगर 1910 में देखा जाए, जापान वाज द फर्स्ट एशियन पावर टू डिफीट रशिया इन 1910। कभी आपने हाँ। सोचा था कि एक छोटा सा एशियन कंट्री यूरोपियन सुपर पावर को हरा रहा था? ये कभी हुआ नहीं था, ये 1910 में हुआ था। उसके बाद जापान और रशिया के बीच में कभी कोई पीस ट्रीटी नहीं साइन हुई। टेक्निकली जापान एंड रशिया आर एट वॉर इवन टुडे। होक्काइडो आइलैंड्स को रशिया अभी कंटेस्ट कर रहा है कि दिस इज आवर टेरिटरी। शिंजो अबे चाहता था कि ये जो डिस्प्यूट है खत्म हो, एंड मच ऑफ द रशियन गैस इज एक्सपोर्टेड टू जापान। उनका सेल्फक्लेम ऑयल फील्ड के थ्रू होता था। शिंजो अबे वांटेड टू हैव एन एनर्जी कोऑपरेशन विद रशिया, और इंडिया और जापान वे बोथ एमिंग टू इन्वेस्ट इन व्लादिवोस्टॉक। ये रशिया का फार ईस्ट है, इसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, बट रशिया डिड नॉट हैव द कैपिटल neither the technology to invest. So he was asking India and Japan to invest in that. This was not music to the ears of US. United States कभी नहीं चाहता था कि जापान अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी परस्यू करे। जापान सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाए। देयर वाज अ इवन टॉक कि जापान को न्यूक्लियर वेपन चाहिए। आज जापान के पास इतना वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है, they can make 5,000 nuclear bombs in just 6 months. But Everything they don't, was happening. because they have a treaty, right? I guess where they won't produce anything like that at present. Yes, they have a treaty, but what has happened is ये यूएस प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था, जापानीज का जो नेशनलिज्म है उसको दबाने का था। उनको आप बोलते हो कि आप वैसा करो, हमारे करो, ठीक है। जापान जब 1945 में इट हैड टू स्वॉलो इट्स प्राइड बिकॉज यूएस ने उनको कंप्लीटली कर दिया था। जापान का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन में उनका जापानीज ने ओकिनावा बेस देके रखा यूएस। उसके थ्रू they actually control the entire Pacific. So Japan is a very important in geostrategic place. US wanted to have that base. That's why they have bombed Japan. जापान ने क्या किया, अपना प्राइड स्वॉलो किया। उन्होंने अपने डिफेंस में एक्सपेंडिचर नहीं किया, बट उन्होंने इतना करके दिखा दिया कि 25 years में they became the second largest economy by 1970. They even displaced France, Germany, and they were just behind UK. United States. Yeah, they were just behind United States. यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जापान का नाम आता है। चाइना तो अभी आया सेकंड। अभी हाँ, चाइना का राइज तो 2000 के आसपास हुआ है। हाँ, From तो 2000 अभी भी yes, 1970 से जापान was actually the second largest economy in the world. बट जापान को इसका फायदा मिला 1945 से 70 तक, जब तक कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं था। उसके बाद आया यूएस का इंटरेस्ट कि उनको चाहिए था हर जगह बॉर्डर पे वॉर चाहिए था, एंड नाउ दे आर लॉकिंग हॉर्न्स विद चाइना ऑल्सो। चाइना के अंदर भी एक चीज है कि यूएस की जो अभी करंट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज वेरी सॉफ्ट ऑन चाइना, वेरी सॉफ्ट सीसीपी। अगर आप देखा जाए जी अगर मैं एक बार आपको टोकूंगा, माफ करिएगा, क्योंकि मुझे जो आप बोल रहे हो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये देखा जाए कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उनके लिए जितना मैं नेगेटिव बोल लो, चाइना पे दे वर वेरी टफ, बट जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो चाइना को लेके दे सीम सॉफ्ट। प्लस जो उनका बाइडेन का पर्सनल इंटरेस्ट भी बोला जाता है कि चाइना को लेके है। तो चाइना इस गेम में कहाँ आ रहा है थोड़ा, क्योंकि आपकी बात से मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इस असैसिनेशन को हमें देखना है तो वो हमें यूएस से रिलेट करके देखना चाहिए। और अगर यूएस से रिलेट करेंगे तो हमें चाइना से भी करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना सेलिब्रेटेड आफ्टर दिस assassination, which is very bad to see. So I guess ये ट्रायंगुलर समझाओ सर आप, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये है क्या? देखिए, जब रिपब्लिकन्स थे, जो ट्रम्प के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे माइक पॉम्पियो, उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अप्लाई किया था चाइना के ऊपर। इतने सैंक्शन डाले थे, दे मेड चाइना अकाउंटेबल। चाइना वाज रियली पेट्रिफाइड, मतलब वो डर चुके थे ट्रम्प और पॉम्पियो से। ये भी बताया जाता है कि 2020 जो इलेक्शंस हुए थे यूएस में, दैट वर रिग्ड, और डेमोक्रेट्स को लाया गया था
It is not that Democrats जीते थे, Democrats को लाया गया था. Dead men had been voting for Biden and Trump बोलता गया, but the deep state, जो deep state होता है, उधर की आर्म्स, फार्मा, ऑयल, बिग टेक, वॉल स्ट्रीट बैंकर्स है, इन सब का एक ग्रुप है. दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल इन यूनाइटेड स्टेट्स. उन्होंने इंश्योर किया कि ट्रम्प वापस नहीं आए. ट्रम्प अगर वापस आता है तो उनके इंटरेस्ट खत्म हो रहे थे. ट्रम्प चाहते थे कि नेटो को डिस्बैंड किया जाए. ट्रम्प बोल रहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, माता करके उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था. ही वाज आस्किंग यूएस कंपनीज टू कम बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स. वहां पे आप इंडस्ट्री लगाओ, वहां पे जॉब करो. ही वाज रेड्यूसिंग द कॉर्पोरेट रेट टैक्सेस फॉर देम. ही वाज एनकरेजिंग शेल फ्रैक्टिंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स. ये सब जो सारी पॉलिसीज है, दीज आर वेरी गुड फॉर द यूएस पीपल. मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिकन पीपल के लिए बहुत अच्छा था. बट द अमेरिकन डीप स्टेट को प्रॉब्लम हो रहे थे, क्योंकि जहाँ वहां पे जैसे जो बड़ी डिफेंस कंपनीज है, दे वर लूजिंग बिजनेस. वो चाहते थे कि अगर ट्रम्प वापस आ जाएंगे 2020 में, तो दे विल बी फिनिश्ड फॉरएवर. So that's why they ensured that Trump does not come back. और वैसा ही हुआ है. अभी आप देखिए, बाइडेन आने से हंटर बाइडेन का इश्यू आया था, उसके बाद उसके कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट है. आज मुझे लगता है कि जो बाइडेन है, he is actually reporting to Lord Xi Jinping. Actually, yes, if you see, he is Lord Xi Jinping is actually ruling America rather than Biden. और ये जो डीप स्टेट है, इट इज इन उनका और सीसीपी के साथ इनका एक इवल रिलेशनशिप है. आज बिग टेक जो भी है, वो चाइना में सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है अपने सिटीजन पे स्पाई करने के लिए. वॉल स्ट्रीट इज बीन हेवीली इंटरेस्टेड इन चाइना. आर्म्स लॉबी. तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि जहां तक हम समझते हैं, वो ये समझते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट है और जो अमेरिका है वो कैपिटलिस्ट है. लेकिन अगर इनके बीच में अगर कोई साठ-गांठ हो रही है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि दो आइडियोलॉजी मिल रही है आके, तो ये भी देखना अपने आप में एक बहुत शॉकिंग हुआ कि कैसे कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म एक साथ कैसे चल रहा है. और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये निकलता है कि फिर क्वाड का क्या सेंस रह जाएगा. अगर अमेरिका क्वाड क्रिएट कर रहा है, तो क्या क्वाड भी एक होक्स है? क्या वो भी बस गुमराह करने के लिए बस एक इंस्टीट्यूशन में बना दिया है, साल में एक बार मिलो और सब खुश है, हंसते खेलते ऐसे दिखा दो? तो इस पे क्या आपका टेक है सर? मैं अभी ये बताना चाहूंगा, चाइना इज अ कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट और अमेरिका इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. बट अगर आप देखा जाए तो चाइना जो अमेरिकन कंपनीज है, दे आर मैक्सिमम इन्वेस्टेड इन चाइना. और जितने भी अमेरिका के स्टिमुलस दिए गए थे, लोगों ने खर्चा किया है, इट इनडायरेक्टली बेनिफिटेड चाइना. आज अमेरिका का जो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स आर हेवीली बेनिफिटेड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट. तो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के जो अभी डेमोक्रेट्स है, दे आर वेरी मच वर्किंग फॉर द डीप स्टेट. उन्हें अमेरिकन पीपल की कोई भी चिंता नहीं है. दे आर ओनली वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डीप स्टेट. अभी आपने बात की क्वाड को जो वापस रिवाइटलाइज किया था, उसको वापस एक बर्थ दिया था 2016 में. शिंजो एबे ने दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे. उनको समझ में आ गया था कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और उसी के कारण चाइना को बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा था. आज 2020 के बाद कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं है. हम बार बार मिलते हैं, वी फोटोग्राफ खिंचाते हैं, बट चाइना कोई सुधर नहीं रहा है. और इन्होंने बेसिकली क्वाड को डिफंक्ट कर दिया. और इसी के हिसाब से अगर आप देखा जाए 2020 में शिंजो आबे को जब उनके इलनेस का मालूम पड़ा, कि वॉलंटरी रिजाइन कहाँ पे होता है, आपने कभी सुना है ये सब चीज? वो भी हेल्थ का देके कि मैं हेल्दी नहीं हूँ और ये सब बोल के, हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, एंड ही रिजाइन्ड, व्हिच इज अ वेरी बिग स्टेप टू टेक एज अ प्राइम मिनिस्टर. यस, एंड उनके जो he was succeeded by Suga. Then he was always following the Shinzo Abe doctrine. ये जो फूमियो किशिदा आया है, he is a stooge of the American deep state. मतलब he is taking care of American interest also. But aren't they from the same ideology? मतलब पार्टी तो किशिदा की और इनकी सेम है. तो डू यू फील कि किशिदा जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ टिल्टेड और आबे की ही डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं कर रहे? डू यू feel that way? Yes, officially he has given a statement that he will be drifting towards from Abenomics. जो Abe की policies है, जापान में उसको Abenomics बोलते हैं. And he has already stated that he will be drifting towards it. American deep state को हो रहा था, क्योंकि if Japan adopts an what you say constitution which is independent of US interests,
और रशिया के साथ उनका अगर अलायंस हो जाता है और इंडिया भी उसमें जुड़ जाता है, तो रशिया की यूएस अमेरिकन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड ऑल्सो शिंजो एबे वाज गोइंग वेरी मच अगेंस्ट चाइना ऑल्सो। थोड़े दिन पहले, अराउंड 3 to 4 months पहले, उन्होंने क्या बोला था कि एन अटैक ऑन ताइवान इज एक्चुअली अ वार्निंग फॉर जापान एज वेल। जापान में एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। तो एंड इवन इन 2020 ओलंपिक गेम्स में, जनरली ओलंपिक्स में क्या होता है कि ताइवान को चाइनीज ताइपे के जैसे रिफर किया जाता है। फर्स्ट टाइम उनको ताइवान के जैसे बोला गया था। तो जो ताइवान का इशू है इंटरनेशनलाइज किया, उसको फोकस में लेके आए। और ताइवानी की जो प्रीमियर है साई इंग-वेन के साथ उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते भी थे। चलिए, He was क्योंकि अब trying सर to आपने ताइवान को भी इसमें ले आया, तो अब क्योंकि और इंटरेस्टिंग हो गया ये गेम समझना, क्योंकि अब एक तरफ से तो हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे चाइना और यूएस एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं, नॉट यूएस तो खुल के नहीं, बट अगर आप बता रहे कि उनका डीप स्टेट यही चाहता था और चाइना तो खुल के सेलिब्रेट भी कर रहा है, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये समझने में कि आखिरकार किसके बेनिफिट्स लाई करते हैं इनके मरने से, इनके असैसिनेशन से। अगर मैं इसी बात को थोड़ा आगे पुश करूं यहाँ तक कि ताइवान को जिस तरह से एस्केप गोट बनाया जा सकता है, जो कि चर्चा चल रही है कि भाई यूक्रेन के साथ जो हो गया कहीं वो ताइवान के साथ ना हो जाए, क्योंकि यूक्रेन को तो धकेला गया लड़ाई में दिखा के कि भाई नीटो का चॉकलेट दिखा के उनको ढकेल दिया। अब अगला ये जो ताइवान को ये अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी ये बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ताइवान इज वेरी नियर। प्लस अगर आप सी रूट्स को भी देखोगे तो ताइवान पे अगर चाइना कब्जा कर लेता है तो इंडिया के लिए बहुत थ्रेट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा। तो सर अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में ताइवान को लेके आप यूएस और चाइना की क्या पॉलिसी देखते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यूएस तो ये बोलता है एट प्रेजेंट कि हम चाइना के लिए खड़े और आ जाएंगे लड़ने, बट वो कितना आया यूक्रेन के लिए सबने देखा, और ताइवान के लिए कितना आएगा ये नहीं पता। तो सर आपका क्या टेक है कि क्या ताइवान को लेके यूएस और चाइना क्या चाह रहे हैं अभी? देखिए, जब कोविड के टाइम पे ताइवान से पाइनएप्पल बहुत एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना को, चाइना ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। तब एक कंट्री ने उनकी रेस्क्यू पे आए, वो है जापान। जापान में पाइनएप्पल फ्लेवर्ड डिशेस को बढ़ाया गया था। तो देखिए, जापान टेक्स सच सॉर्ट ऑफ मेजर्स टू सेव ताइवानीज इकोनॉमी। और उन्होंने अभी उन्होंने अपना वेपनाइजेशन प्रोग्राम भी बढ़ा दिया है। उन्होंने मिसाइल सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। एंड यूएस इज कमिटेड टुवर्ड्स व्हाट यू से प्रोवाइडिंग अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला उन्होंने दिया हुआ है जापान को। मतलब कोई भी सिचुएशन हो जाए, यूएस विल प्रोटेक्ट जापान। अब यस क्या हो गया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में ताइवान का इश्यू इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, एक ओलंपिक्स जो 2023 सॉरी एशियन गेम्स होना था लेट दिस अक्टूबर, वो जी। चाइना ने पोस्टपोन कर दिया है नेक्स्ट ईयर। और इस साल अगर बोला जा रहा है कि यूएस में कांग्रेशनल इलेक्शंस है नवंबर में। एग्जैक्टली। अभी बोला जा रहा है कि बहुत टाइम से कि जिस हिसाब से चाइनीज प्लेन इंकर कर रहे ताइवान के एयर डिफेंस जोन में, देयर इज अ जी। पॉसिबिलिटी, देयर इज अ लाइकली एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एन अटैक ऑन ताइवान समवेयर ड्यूरिंग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। व्हाट ये हो व्हाट सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लोगों ने बताया भी है, यूएस वॉर जनरल्स ने भी इसकी वार्निंग दी है। अब ये क्या होता है, होएगा नहीं होगा भी नहीं, हमें नहीं मालूम। बट यूएस जो सिक्योरिटी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, भले ही ट्रम्प चाहे या नहीं चाहे, यूएस के अंदर एक डिफेंस, उनका एक कंट्रोल सिस्टम ऐसा होता है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब उनको मालूम पड़ जाता है कि अगर पॉलिटिकल क्लास नहीं मान रहा है, तो दे कैन इवन फोर्स द प्रेसिडेंट टू अबैंडन हिज लाइकिंग टुवर्ड्स चाइना। एंड आई आई डेफिनेटली फील कि अगर चाइना अगर कोई हाराकिरी करता है, अगर वो चाहे नेवल ब्लॉकेट करे, यूएस विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू सेव ताइवान। ताइवान के पास क्या है, टीएसएमसी है, जो सबसे बड़ी ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वहां कंपनी है। पे बिल्कुल टीएसएमसी बिल्कुल इज द इलेक्ट्रॉनिक्स में जो काम लार्जेस्ट आता है। इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर। ये चिप यूज होता है सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में। इसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ ताइवान के पास है। यूएस विल नेवर लाइक चाइना टू ताइवान हैव को भी दिस। कैप्चर। तो इट विल डेफिनेटली वो ताइवान के सपोर्ट में आना ही है। और तो चाइना भी सर नहीं अगर चाहेगा इस इसको टाइम। इस तरह से, अगर हम इसको इस तरह से एनालाइज करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं यूएस या चाइना भी अपने इंटरेस्ट के लिए ही दोस्त है। मतलब ये लोग भी यहाँ है कि भाई यूएस भी ये देख रहा है कि अगर ताइवान पे तुम चढ़ोगे, ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करोगे, तो वो हम नहीं करने देंगे। हालांकि जापान को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखा जाए,
इसलिए यूएस कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट भी ले लेता है। और अगर हम ये देखा जाए, इसको इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि जब हम क्वाड के लिए गए थे, जब हमारे प्रधानमंत्री क्वाड के लिए गए, तो हमने तब भी देखा कि कैसे चाइना और रशिया ने मिलकर वहां पे अपने एयरक्राफ्ट उड़ाए और किस तरह से दिखाने की एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे भी ये देखा जा सकता है कि यार अमेरिका और चाइना के कहीं कहीं सिमिलर गोल्स भी और कहीं कहीं बहुत डिफरेंट गोल्स भी है, अगर इसको इस तरह से एनालाइज करें तो। मूविंग ऑन, अब इंडिया को लेते सर गेम में, क्योंकि इंडिया क्वाड का पार्ट है, इंडिया ताइवान का पड़ोसी है एक तरह से, ताइवान बहुत ज्यादा दूर नहीं है और स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो पड़ोसी ही है, हमारे सी रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताइवान। तो ये इनका जो असैसिनेशन हुआ है, क्योंकि ये फाउंडिंग फादर थे क्वाड के एक तरह से, और उन्होंने उनको उसको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प किया। अब इनके असैसिनेशन के बाद और किसी तरह की इस तरह के बयानबाजी और इस तरह के रुख के बाद आपको क्या लगता है सर, इंडिया का टेक क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में, देखिए, क्वाड वगैरह को लेके? थोड़े दिन पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत जी का असैसिनेशन हो गया था। लोग जब इंडियन गवर्नमेंट ने तो इसको असैसिनेशन एक्सीडेंट की तरह उसको, नहीं मतलब नहीं है वो, भले ही लोग एक्सीडेंट मानते हैं इसको, बट जी, आई वुड से दैट दिस वाज अ प्लान्ड असैसिनेशन। अगर जो हेलीकॉप्टर था वो सब था, उसमें कुछ सैबोटेज, ये मेरा मानना है। भले ही इंडियन गवर्नमेंट इसको नहीं करे, बट अगर आप देखा जाए तो सीडीएस रावत का, उन्होंने 2.5 फ्रंट डॉक्ट्रिन का बात किया था। ही वाज आउटलाइनिंग द थ्रेट, और जब उसको एक्शन में लेके आने वाले थे, उनको खत्म कर दिया गया था। सिमिलरली अभी आप देखा जाए, देयर वाज अ टॉक अबाउट फूमियो किशिदा बीइंग रिमूव, और शिंजो एबे शायद वापस आ सकते वापस, थे उनके। यस, तो उनको समझ में आ गया, इफ दिस पर्सन कम्स इनटू पावर, वापस आ गए तो चाइना को प्रॉब्लम हो जाएगा। चाइना हैज अ वेरी पॉलिसी कि अगर कोई नेशनलिस्ट लीडर होता है उसको असैसिनेट कर दो, ताकि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स लेती रहेगी उनके लॉर्ड शी जिनपिंग से। वो इंडिया में भी अभी वही करना पड़ेगा कि अगर आप देखा जाए, हमारे नरेंद्र मोदी के ऊपर भी अटेम्प्ट हुआ था ड्यूरिंग द पंजाब इलेक्शन। अमृतसर में जब वो कहीं जा रहे थे, 20 मिनट्स रोक के दिया लिए गया था। उनके मोटरकेड के ऊपर कुछ भी सिक्योरिटी नहीं था। तो अटेम्प्ट तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी हुआ है, बट क्या खुल के कोई बोल नहीं पा रहा। बट ऐसा नहीं है कि अगर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोल सकते तो हम हमें सब दिखता है। वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि कहीं नहीं कहीं करके चाइना विल डेफिनेटली ट्राई टू हार्म आवर प्राइम मिनिस्टर एज वेल, बिकॉज नरेंद्र मोदी जी का आज के वो ही इज ओनली वन द ट्रूली ग्लोबल लीडर राइट नाउ। स्कॉट मॉरिसन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से वो चले गए। बेंजामिन बिल्कुल, नेतन्याहू इसराइल में वो चले गए हैं। और अगर इवन अभी देखा जाए तो बोरिस जॉनसन, उनको भी हटा दिया गया है, एक सिंपल चीज के लिए क्या उन्होंने लेट नाइट पार्टी की है। आप सोचिए, हमारे यहाँ पे तो पार्टी राहुल गेट। गांधी नहीं, बट 4 आई दिन के फील लिए उनके कहीं, उन पे करप्शन के लिए भी कुछ चार्जेस की नहीं बात नहीं चल नहीं रही थी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं थे सर। सिर्फ ओनली वन थिंग थे कि लेट नाइट पार्टी की है उन्होंने। बाकी पूरा अब ये सोचिए, हमारे यहाँ पे तो राहुल गांधी 60 दिन के लिए बिना बताए चले जाते हैं, हम कुछ पूछते भी नहीं है। और वहां की पब्लिक, उन लोगों ने ऐसा किया कि मतलब ओवर मैग्नीफाइंग, मतलब आप एक चीज को रिपीटेडली बोलते जाओगे तो उसको बुरा बनाते जाओगे, तो उसको बहुत बड़ा इश्यू बनाया गया मीडिया ने। तो मेरा ये मानना है कि आज की डेट में इंडिया को ताइवान के साथ और जापान के साथ, रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रखना जरूरी है। और चाइना को फोर्स करना पड़ेगा कि भाई, आपने जो अनडिक्लेयर्ड बायो वॉरफेयर किया था कोविड के टाइम पे, वो वापस नहीं चलेगा। अगर लैब्स आपके पास आप कर सकते हो तो हम लोग भी कर सकते हैं। वायरस चाहे तो चाइना में हम भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोगों कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है लोगों को, पीपल आर बिहाइंड द सीन्स, ये सब डिप्लोमेसी में बात चलती है, ओपनली नहीं बोली जाती है। सर एक बड़ा पॉइंट मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने बता भी दिया कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी होती है इतने बड़े लेवल पे। तो सबसे बड़ा पॉइंट है सर फिर गॉड का, मतलब मेरे को गॉड को लेके फिर इंडिया क्या करे? क्या इंडिया भी एक चेहरा ओढ़ के चला जाए दिखाने के लिए कि चलो सब कुछ अच्छा है, और गॉड को हम किस तरह से एज एन इंडियन हम किस तरह से देखें? क्योंकि अभी उन्होंने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बहुत, जब वो गए थे लास्ट मिले जो जापान में, तो इन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर दी है कि चाइना के सप्लाई चेन को तोड़ना है तो भाई ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं। तो क्या इसको बस पैसे के लेन देन के हिसाब से देखा जाए, या फिर इसको कुछ स्ट्रेटेजिक इस तरह से भी देख सकते हैं हम कॉर्ड को कि आगे चल के एक दूसरे के हम स्ट्रेटेजी के लेवल पे, इंटेलिजेंस के लेवल पे भी काम आएंगे, या फिर वो बस ऊपर का एक चद्दर है जो ओढ़ रखा है हमने? अभी देखिए 2024 तक, जब तक वापस ट्रंप नहीं आते हैं, गॉड इज डेड।
जो लेबर पार्टी के ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है एल्बनीज, इज नोन फॉर हिज सॉफ्ट स्टैंड ऑन चाइना. फूमियो किशिदा वेरी सॉफ्ट, ओनली पर्सन और बाइडेन का तो मैंने बता दिया, ही इज द स्लेव ऑफ लॉर्ड शी जिनपिंग. द ओनली पर्सन हु इज एक्चुअली स्टैंडिंग अगेंस्ट शी जिनपिंग इज नरेंद्र मोदी. तो आप सोच लीजिए, इंडिया हैज टू 2 साल और है 2022, इंडिया हैज टू वेदर दिस स्टॉर्म. उनको देखना पड़ेगा, इट हैज टू हैव अ इंडिपेंडेंट पॉलिसी जहां पे उनका फायदा है, इंटरेस्ट है. दे हैव टू अलाइन विद लाइक माइंडेड कंट्रीज. जहां हो सके ईरान से बात करो, इजराइल से बात करो, रशिया से बात करो. सब लोगों के साथ इंडिविजुअल लेवल पे बायलैटरल पार्टनरशिप इंडिया कर रहा है. और इंडिया का सबसे अच्छा सपोर्ट इस टाइम पे फ्रांस के साथ आ रहा है. मैक्रोन इज अ वेरी वेल सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, और वो वापस भी आ चुके हैं. सो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. एंड नरेंद्र मोदी इज अ वेरी टावरिंग फिगर एंड अ ग्लोबल लीडर राइट नाउ. एग्जैक्टली. तो सर, अगर हम इस बात को पूरे कंक्लूड करना चाहे तो हमें कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि ये असैसिनेशन जो है ये पर्सनल लेवल पर तक ही सीमित नहीं है. शायद इसको कुछ एक बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट की तरह से देखा जा सकता है. ग्लोबल हैंड्स भी है इसके पीछे. और जैसा कि आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका दोनों ही मिलकर खेल कर रहे थे ताकि किशिदा को पावर में रखा जा सके, उनको बनाया जा सके वो लीडर जो आबे अपने टाइम पे थे. क्योंकि अगर देखा जाए तो सक्सेसर अभी वही है, वही प्राइम मिनिस्टर है. एंड प्रोबेबली उनकी पार्टी भी अभी उनके असैसिनेशन के बाद लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद वापस आई है अपर हाउस में जो इलेक्शन हुआ. तो आई फील शायद किशिदा को बढ़ाने के लिए भी उनका एक हो सकता है कुछ प्लान हो. ताइवान पे भी आपने हमें क्लैरिटी दी और जापान के सिनेरियो को समझने में हमें मदद किया. बाकी व्यूअर्स पे है कि वो आप किस तरह से उसको देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं. मैं मैं आपको जी यहाँ सर. पे टोकना चाहूंगा. इट इज द इविल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड ओके. अमेरिकन डीप. जॉर्ज सोरस है, इन लोगों ने इंडिया रेस्पॉन्सिबल, नॉट द अमेरिकन सिटीजन्स. There is a difference between American deep state, which consists of pharma, oil, arms, big tech, Wall Street bankers. इन पांच Exactly. के जो इन पांच का जो एक कबाल है, ऑर्गेनाइजेशन है, which is working with evil CCP and possible support of Kishida, has assassinated Shinzo Abe. This is my conclusion. Due to everybody had their own varying vested interest. Simple. Exactly. एग्जैक्टली. और पहली बात तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप झिझकते नहीं है कुछ भी बोलने में, और आपने बहुत खुल के अपने पॉइंट सामने रखे. अभी ये व्यूअर्स पे है कि आपको इसको किस तरह से लेना है. हम किसी को कुछ हर्ट नहीं करना चाहते, ना किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाना चाहते. हमने एक डिस्कशन किया एक पॉइंट पे. तो अगर आपको ये पॉइंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए. हम सर को फिर से लेके आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आएंगे, और भी अलग अलग टॉपिक्स पे अच्छे से ऐसे लेंथ में बात करेंगे. तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब द चैनल. जय हिंद.